हेलो दोस्तों, अमर मोटिवेशन फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज साइंस का 5वां लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब देखते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। 1800 ईस्वी में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। 1865 में 63 तत्व और अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात हैं तथा भविष्य में इससे भी अधिक तत्वों की ज्ञात होने की संभावना है। इन सभी तत्वों की संरचना भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा होती है। इन सभी तत्वों का वर्गीकरण उनके गुणधर्म में समानता और भिन्नता के आधार पर किया गया है। पदार्थों का वर्गीकरण उन्हें समझने पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है, मेन मकसद उनको समझना और उनके गुणधर्मों को निर्धारण करने के लिए एक विशेष क्रम का उपयोग किया गया है। अब देखिए 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे, 1865 में 63 तत्व ज्ञात थे और अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। भविष्य में और भी अधिक तत्व ज्ञात होने की संभावना है। तत्वों की संरचना भिन्न भिन्न परमाणुओं के आधार पर निर्धारित की गई और तत्वों का जो वर्गीकरण है, तत्वों का वर्गीकरण किस लिए किया गया, क्योंकि सभी तत्वों के गुणधर्म, कुछ तत्व के गुणधर्म अलग थे, कुछ में समानता मिल रही थी और क्या था, कुछ भिन्न थे। तब ये सब को समझने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया और पदार्थों का मेन मकसद जो वर्गीकरण करने का था, उसे समझने के लिए और उसका गुणधर्म निर्धारित करने के लिए। जैसे कुछ तत्व धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं और कुछ मिश्र धातु, तो उन्हें समझने के लिए और उनका गुणधर्म निर्धारित करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। 1869 में मेंडलीव ने उस समय ज्ञात 63 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में श्रृंखलाबद्ध किया। तत्वों को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करने पर यह पाया गया कि तत्वों के एक नियमित अंतर के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति के इस गुण को आवर्तिता कहते हैं। पुनरावृत्ति के इस गुण के आधार पर मेंडलीव ने यह निष्कर्ष निकाला कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार है। इसको आधार मानकर मेंडलीव ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। अब देखिए इसे शॉर्ट में कैसे समझेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी 63 तत्वों को उन्होंने किस क्रम में लिख दिया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया और इसको श्रृंखलाबद्ध किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ तत्वों को क्या हो रहा है, गुण समान हो रहा है। तो एक नियमित अंतर के बाद समान गुण की पुनरावृत्ति हुई, तो पुनरावृत्ति के इस गुण को आवर्तिता कहते हैं। फिर से समझिए, 63 तत्वों की परमाणु भारों को मेंडलीव ने 63 तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में श्रृंखलाबद्ध किया और श्रृंखलाबद्ध करने पर उन्होंने क्या पाया, नियमित अंतर के बाद समान गुण की पुनरावृत्ति होती है और पुनरावृत्ति के इस गुण को आवर्तिता उन्होंने कह दिया। और मूल लक्षण परमाणु भार एक नियम बताया। उन्होंने एक नियम बताया जिसको क्या कहा गया, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहा गया। इन्होंने सीधा कह दिया कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उन्होंने श्रृंखलाबद्ध कर दिया और श्रृंखलाबद्ध करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके गुण समान की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो मेंडलीव ने क्या कह दिया, इसी नियम को क्या कह दिया, मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम कह दिया। अब देखिए आगे क्या है, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। इसे सिर्फ इतना याद रखेंगे, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने क्या बताया, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। 2 बार पढ़िए, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा थी। अब देखिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण। इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगा है। उसके बाद इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियाँ तथा 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। तत्वों का परमाणु भार, उसका भौतिक गुण बताए। इनका जो मूल लक्षण इन्होंने क्या किया, सबसे पहले परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया
दूसरा अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया, 12 क्षैतिज बनाए, इन्होंने 12 क्षैतिज ऐसे बनाए। उसके बाद इसमें 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए थे। आगे क्या हुआ, तत्वों का परमाणु भार उसका भौतिक गुण, इन्होंने बता दिए कि जो इसका परमाणु भार है यही इसका भौतिक गुण है, यही इसका भौतिक गुण है। अब देखते हैं आगे, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की उपयोगिता। इनकी सारणी के उपयोग करके क्या क्या आगे किया गया, जैसे तत्वों के सरल अध्ययन में उपयोग। अब देखिए, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में अब तक ज्ञात लगभग 115 तत्वों का ज्ञान एवं सुविधापूर्ण अध्ययन किया जाना संभव हुआ। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के कारण ही इसका उपयोग करके 115 तत्वों की खोज हुई। परमाणु द्रव्यमान में संशोधन। मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भी संशोधन किया, जैसे बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 13.5 के स्थान पर उन्होंने संशोधित करके कितना 9.4 किया। तीसरा क्या किया उन्होंने, नए तत्वों की खोज। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का उपयोग करके मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए स्थान छोड़े थे तथा गुणों की भविष्यवाणी की जो बाद में खोजे गए थे, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। ये तत्वों की खोज बाद में हुए। इसे लिखेंगे कैसे, जैसे कि ये समझ लीजिए, तत्वों का सरल अध्ययन में इसका उपयोग करके 115 तत्वों की खोज हो गई। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान में संशोधन। बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 13.5 के स्थान पर 9.4 सही संशोधित किया गया और नए तत्वों की खोज हुई, जैसे स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम की खोज हुई। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें दोष क्या था, सबसे पहला दोष जो था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई उसका हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रख दिया, ये दूसरा गलती थी। उसके बाद नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव था, नए तत्व जो खोजे गए उसके लिए उचित स्थान नहीं था, स्थान की कमी थी आवर्त सारणी में। समस्थानिकों तथा संभारिकों का कोई स्थान न होना, न समस्थानिकों के लिए स्थान कोई था, न तो संभारिकों का कोई स्थान। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना। तो ये थी 5 उनकी कमियां जो उनका दोष थे। अब आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब देखिए यहाँ पास, जैसे कि आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, उन्होंने क्या कहा कि जो तत्व होते हैं वह परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब आगे देखते हैं, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। इनको संशोधित करके इनके सारणी को कैसे क्या किया गया। मेंडलीव के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मोजले ने सन 1913 में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं और इसे यह आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अब मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित किया, मतलब सुधारने के बाद उन्होंने कह दिया कि परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के आवर्ती फलन होते हैं। ये था आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या था, मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित करके बताया कि परमाणु क्रमांक आवर्ती फलन होते हैं, तत्वों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण। आधुनिक आवर्त जो सारणी बनाई गई उसके क्या क्या लक्षण थे। पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को
18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियों जिन्हें आवर्त कहते हैं में व्यवस्थित किया गया। दूसरा, विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के सूत्र के आधार पर आवर्तों में तत्वों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। जैसे K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन। यह है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ देखिए 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये देखिए 13 14 15 16 17 और 18। इस प्रकार ये 18 स्तंभ हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियाँ। देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 ये 7, ये 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर आवर्तों में तत्वों की संख्या ज्ञात की जा सके। 2n², जैसे मान लीजिए K का निकालना हुआ तो K बराबर n बराबर 1 रख दिए, n बराबर 1 रख दिए तो लिख देंगे 2n²। 2n का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये 2 आ जाएगा, K बराबर 2। इसी प्रकार L में अगर रख देंगे, L में 2 रख देंगे तो L में कैसे रखेंगे 2n², यहाँ पास n बराबर 2 तो L में आ जाएगा 2, यहाँ पास आ जाएगा n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये देखिए 2 आ जाएगा और ये 4 तो इसमें आ जाएगा 8, L में 8 तो K में 2 होता है, K में 2 L में 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आगे देखते हैं बोहर की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण बोहर के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के सिद्धांत के बाद तथा इसके आधार पर हुआ, अतः इसे ही बोहर की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। यहाँ पास जो बोहर ने बताया कि क्या बताया, दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण बोहर के परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण जैसे K में 2, L में 8, KLM, M में 18, N में 32। इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का वितरण बताया उसी के आधार पर बोहर की आवर्त सारणी बनी। देखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण बोहर के परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण इस प्रकार, मान लीजिए ये नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये आपका कक्षा हो गई। कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे K, L, M, तो यही सब इस प्रकार उन्होंने वितरण के सिद्धांत पर बताया तथा इसके आधार पर हुआ। इसे ही क्या कह दिया उन्होंने, बोहर की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी कह दी। उसके बाद संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व के संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। धातुओं की संयोजकता किसके बराबर होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे धातु आपको पता है कि सोडियम धातु है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्य कोश में सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यही इसकी संयोजकता है, इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए अधातुओं की संयोजकता कैसे निकालते हैं, 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा देते हैं। देखिए जैसे मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 2, तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 2। इसी प्रकार देखिए सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 16 होता है। 2, 8, 16 होता है। तो संयोजकता इसकी कैसे निकालेंगे? 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, तो 8 में से आप 6 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये अधातु है, अधातु यहाँ पास -2, ठीक। तो इसकी संयोजकता होती है -2। अब देखते हैं आगे, नोट देखिए, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले बढ़कर 4 हो जाती है, फिर धीरे धीरे घटकर 0 हो जाती है। इसको संयोजकता देखिए, इधर से इधर जाने पर पहले तो बढ़ती है 4 तक, उसके बाद घटती है। जैसे कि देखिए इसकी संयोजकता पहले वाले की +1 होती है और दूसरे वाले की +2 संयोजकता सभी की होती है। तीसरे की +3 होती है, चौथे की +-4 होती है। उसके बाद ये घटती जाती है -3, इसकी -2 ये ग्रुप की, और इसकी -1 संयोजकता होती है। ये सभी जो लिखे ये संयोजकता होती है। तो बाएं से दाईं ओर जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से घटकर 0 हो जाती है। ये लास्ट वाले की अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है। आगे देखिए, नोट, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता बढ़ती है तथा फिर धीरे धीरे घटकर 0 हो जाती है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से, ये मान लीजिए कोई परमाणु है, परमाणु का ये केंद्र हो गया, केंद्र से क्या है? केंद्र से उसके बाह्यतम कोश, ये मान लीजिए उसका बाह्यतम कोश हो गया, तो यहाँ से इसकी बीच की दूरी ही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसके बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब इसको देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। 37 पिकोमीटर का मतलब क्या है? 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। इतनी होती है हाइड्रोजन की परमाणु की त्रिज्या। नोट देखिए, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अब देखिए ये आवर्त है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी। इधर से अगर इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी। आगे देखते हैं, धात्विक तथा अधात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होते हैं? किसी तत्व का धात्विक गुण उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। कोई जो धात्विक गुण होता है वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यही त्यागना, ठीक है, जो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जिस पर धन आयन आ जाता है वही आपका क्या होता है? धातु होता है। तो किसी तत्व का धात्विक गुण उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः घटता है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर, इधर देखिए, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण का लक्षण क्या होता है? घटता है। धात्विक गुण घटेगा, धात्विक गुण घटता है। उसके बाद किसी घटता है तथा समूह में ऊपर जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। ऊपर जाने पर यह क्या होगा? धात्विक लक्षण का मान बढ़ेगा। अब देखिए, किसी तत्व का धात्विक गुण उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। जो क्लोरीन, ये क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन की अगर बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 होता है और 3p5 होता है। तो ये देखिए, इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा तभी इस पर माइनस आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? धात्विक गुण उसका होता है। अब देखिए, किसी अर्थ में बाईं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। बाईं से दाईं ओर जाने पर
ये देखिए धात्विक गुण घटता था, लेकिन बाईं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण, अधात्विक गुण क्या होता है, अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद बढ़ता है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक लक्षण घटता है। ऊपर से इसे नीचे, जब ऊपर से अगर मान लीजिए नीचे आते हैं, ये आवर्त में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो ये घटता है। अब देखिए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये लेसन आपका समाप्त हुआ। केमिस्ट्री आज से पूरी समाप्त कक्षा 10 की। तो अगर आपको इस लेसन की PDF चाहिए तो 6387, ये मोबाइल नंबर है 6387589005 पर व्हाट्सअप करें। आपको हम PDF इस नंबर के सहारे भेजेंगे। तो धन्यवाद।